जादुई रसोई। राधा बहुत गरीब थी। वो अपने छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। राधा का घर इतना छोटा था कि उनके घर में एक रसोई तक नहीं थी। और राधा का बस एक ही सपना था कि उसकी अपनी खुद की रसोई हो, जिसमें सुविधा की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हो। ऐसे ही एक दिन राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है और खाना बनाते हुए एक गहरी सोच में डूब जाती है। न जाने मेरी शादी कहाँ होगी, कैसे घर में होगी। पर हे भगवान, मेरी शादी ऐसे घर में हो जिस घर में एक अच्छा सा रसोई हो, ताकि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े। राधा गहरी सोच में डूबी थी कि तभी उसकी माँ जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है और उसे इस तरह सोच में डूबा हुआ देख कर कहती है, राधा बिटिया, तो किस सोच में डूबी हुई है? देख तो बेटा, सब्जी जल रही है। क्या सब्जी जल गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये बता, तू किस सोच में डूबी हुई थी बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। तू अपनी माँ को नहीं बताना चाहती तो मत बता, पर मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। तेरी मौसी ने अर्नव नाम के एक लड़के से तेरी शादी की बात की है। उनके परिवार वालों को तो बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि इसी साल तेरे हाथ पीले करा दूँ। क्योंकि राधा और उसकी माँ बहुत गरीब थे और उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दहेज दे सके, इसलिए राधा की माँ उसकी शादी एक मिडिल क्लास घर में ही करवाती है। शादी होने के बाद जब राधा अपना ससुराल देखती है तो उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता है। हे भगवान, तुमने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। जैसे मैं अपने मायके में गरीब थी, वैसे ही ससुराल में भी। पर मुझे एक बात की खुशी भी है, भले ही छोटा सा सही, पर मेरे ससुराल में रसोई तो है। पर मैं चाहती थी कि मेरी अपनी रसोई हो जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हो। बेचारी राधा अब कर भी क्या सकती थी। वो अपने हालातों से समझौता कर लेती है। पर राधा की जेठानी तारा राधा को एक फूटी आंख नहीं पसंद करती, क्योंकि राधा उससे काफ़ी सुंदर थी और जब से राधा घर में आई थी बस उसी की तारीफ हो रही थी। अभी तो इस राधा को आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और अभी से ही सारे घर वालों ने इसे सर पर चढ़ा लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस घर में मेरी इज्जत कम हो जाएगी और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मुझे इस राधा को सबकी नज़रों में गिराना ही होगा। अब तारा राधा को सबकी नज़रों में गिराने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन राधा अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। रात के समय सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और जैसे ही राधा की सास सुमित्रा खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। राधा बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यह तो मैं नहीं जानती कि तुझसे गलती हुई है या हरकत तूने जानबूझकर की है। आज तेरी वजह से एक समय का खाना बर्बाद हो रहा है। तूने सब्जी में नमक के बजाय चीनी डाली हुई है। माँ जी, तारा को घर आए अभी 2 ही तो दिन हुए हैं और इन 2 ही दिन में आपने इसे अपने सर पर चढ़ा लिया है। अब सर पर चढ़ी है आपकी छोटी बहू तो थोड़ा तांडव तो करेगी ही ना। नहीं दीदी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने सब्जी में बराबर से नमक डाला था और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। पर समझ में नहीं आ रहा कि सब्जी में नमक के बजाय चीनी कैसे आ गई। देवरानी जी, कभी भी कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। उसी तरह से तुम भी अपनी गलती थोड़ी ना मानोगी। बड़ी बहू, अभी मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम्हें छोटी बहू को सुनाने का कोई हक नहीं है। और छोटी बहू, आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, पर आगे से यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से एक समय का खाना बर्बाद हो रहा है और हम इतने अमीर नहीं कि जो रोज़ रोज़ खाने को बर्बाद करें। इस तरह से सुमित्रा राधा को एक आखिरी वार्निंग देकर चली जाती है। बेचारी राधा को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर खाने में नमक की जगह चीनी कहाँ से आई। पर राधा पुरानी सारी बातों को भूल जाती है और अगली रात जब फिर राधा खाना बनाती है तो तारा उसकी गैर मौजूदगी में रसोई में जाकर खाने में नमक मिर्च भर देती है। माँ जी,
आज तो मैंने खाना बनने के बाद सबसे पहले खुद टेस्ट किया है। आज खाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बहू। इतना बोलकर जैसे ही सुमित्रा खाना खाती है तो उसकी जीभ जलने लगती है और इस बार सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बहू, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने ठान लिया है क्या हमें बर्बाद करने का? लग रहा है अगर हम इस तरह का खाना रोज रोज खाते रहे तो बहुत जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। पर माँ जी, आज तो खाना बिल्कुल सही बना है। अगर खाना सही बना है तो मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि आज का सारा खाना तुम अकेले खत्म करोगी। सुमित्रा राधा को डांट कर चली जाती है और तारा भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। राधा को अब भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमित्रा उसके ऊपर इतनी भड़क उठी। अब जैसे ही राधा खाना खाती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर क्या वजह थी जो सुमित्रा ने उसे डांटा। खाने में कितना सारा नमक और मसाला भरा हुआ है, पर मैंने तो खाना बिल्कुल सही बनाया था। फिर खाने में इतना नमक मसाला कैसे आ गया? जहाँ राधा ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि खाना कैसे खराब हुआ, वहीं तारा मन ही मन बहुत खुश होती है। बस एक दिन और फिर मेरी प्यारी देवरानी इस घर से बाहर, और फिर से मैं इस घर की प्यारी बहू बन जाऊंगी। जहाँ तारा ये सब कुछ सोच सोच कर खुश हो रही थी, वहीं परेशान राधा रोती हुई घर से बाहर जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्यों मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। राधा भगवान से शिकायत कर ही रही थी कि तभी वहाँ से एक बाबा गुजर रहे होते हैं जो राधा की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये राख तुम अपने पास रख लो और अपनी रसोई में छिड़क देना, जिसके बाद तुम्हारी रसोई जादुई हो जाएगी और तुम जो भी खाना बनाओगी वो स्वादिष्ट ही होगा। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ यह नीच हरकत करी है उसे उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। अब राधा राख लेकर घर जाती है और पूरे रसोई में छिड़क देती है, जिसके बाद राधा की रसोई जादुई हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे राधा चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ राधा को दिखाई देता है। अब राधा सभी के लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और सभी घर वालों को खाना खाने के लिए बुलाने बाहर जाती है। इसी बीच तारा आकर उसके खाने में मिट्टी और बहुत सारा तेल मसाला डाल देती है। अब आएगा ना मज़ा, जब माँ जी इस राधा की बच्ची को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगी। ये सोचकर तारा रसोई से बाहर आती है। कुछ देर बाद सभी घरवाले खाने के लिए बैठते हैं और इस बार जब सुमित्रा राधा के हाथ का बना खाना खाती है तो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि मैंने इस घर के लिए तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया है। आज आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा लगा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी मुझे माफ़ कर देना, पिछले कुछ दिनों से मुझसे जो गलतियाँ हो रही थी। ये सब देखकर तारा को कुछ हजम नहीं होता और वो खाने को टेस्ट करती है। छी, ये कोई खाना है? बड़ी बहू, यह क्या तरीका है? तुम खाने का अपमान कर रही हो। आज छोटी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है और तुम ऐसे नाटक कर रही हो मानो जैसे उसने बहुत गंदा खाना बनाया हो। पर माँ जी सच में ये खाना गंदा ही है, मुझसे नहीं खाया जा रहा ये खाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतना बकवास खाना अच्छा कैसे लग रहा है। मैं खाने का और अपमान नहीं सह सकती। अगर तुमने इस खाने को शांति से नहीं खाया तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर 2 रात के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह से सुमित्रा खाना खाकर चली जाती है और तारा की ऐसी हालत देखकर राधा को समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे तारा का हाथ था। तो वहीं दूसरी ओर बार बार तारा रसोई में जाकर खाने को खराब करने की कोशिश करती, पर हर बार उसकी चालाकी उल्टी पड़ जाती और अब वो राधा को परेशान करना छोड़ देती है। राधा अपनी जादुई रसोई की मदद से सभी घर वालों का दिल जीत लेती है।